दोस्तों नमस्कार। इस समय सीबीआई हिरासत में केजरीवाल के साथ पूछताछ हो रही है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये जो लीकर पॉलिसी बनी जिसके कारण आम आदमी के चीफ मिनिस्टर और उनके मंत्री जेल में हैं, ये पॉलिसी किसने सुझाई थी? जब केजरीवाल से ये सवालों का जवाब पूछा गया तो जवाब बड़े विचित्र मिले। इसका मतलब ये है कि इस पॉलिसी में या तो सबकी मिलीभगत है या किसी को पता ही नहीं कि सिस्टम में क्या चल रहा है। केजरीवाल ने बताया कि उन्होंने 3 शर्तें रखी थी और वो मनीष सिसोदिया को बताई थी। इसका मतलब ये है कि जिस कारण से ये घोटाला हुआ वो केजरीवाल के सजेशन नहीं थे। तो अगर वो केजरीवाल के सजेशन नहीं थे तो क्या वो मनीष सिसोदिया के थे? वो 3 सुझाव क्या थे और किन कारणों से ये घोटाला आगे बढ़ता जा रहा है और अब स्थिति और गंभीर है? क्योंकि अगर इसमें केजरीवाल अगर ये नहीं कहते कि हाँ एज ए चीफ मिनिस्टर ये उनकी जिम्मेवारी थी, तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल और खासकर सिसोदिया इस पूरे घपले के जिम्मेदार है। वो 3 कंडीशन क्या है उसकी हम चर्चा करेंगे और वो और कंडीशंस क्या है जिसके कारण ये घपला हुआ, वो किसका सुझाव था और उसको नहीं करने के लिए किसने मना किया था, उसको क्यों इग्नोर किया गया, ये जानना भी जरूरी है। इसलिए इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आने वाले दिनों में अभी और कई घटनाक्रम इससे संबंधित होने वाले हैं। जब सीबीआई ने केजरीवाल से ये पूछा कि आप ये बताइए कि जो शराब घोटाला हुआ उसमें आपकी क्या भूमिका थी, किसने कहा कि ये जो शराब की नीति है वो इस तरह से बननी चाहिए जिससे प्राइवेट सेक्टर को फायदा हो और राज्य सरकार का नुकसान हो? केजरीवाल ने कहा, देखिए मैंने तो सिर्फ 3 बातें मनीष सिसोदिया को कही थी। पहला ये कि रेवेन्यू बढ़ना चाहिए। किसका? ऑब्वियसली उनकी उम्मीद होगी कि भाई राज्य सरकार का। दूसरा, मैं चाहता हूं कि जो दुकानें हैं वो इक्वल प्रोपोर्शन में खुलें और इस तरह से खुलें कि साहब जो लंबी लाइनें लगती हैं वो ना हो, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े। क्योंकि अक्सर शराब की दुकानों के पास हंगामा होता है, लोग हुड़दंग करते हैं। और तीसरी बात जो मैंने कही कि इक्वल प्रोपोर्शन में आप दुकानें खोलिए ताकि लोगों को दिक्कत नहीं हो, जिसको शराब पीनी हो उसको आसानी से मिल जाए। उस समय कोविड चल रहा था, ऑक्सीजन आसानी से मिले या ना मिले इसकी चिंता नहीं थी, लेकिन शराब आसानी से मिल जानी चाहिए इसकी पॉलिसी जरूर बन रही थी। तो केजरीवाल ने ये 3 सुझाव दिए थे। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात अब यह आती है कि जब ये 3 सुझाव दिए गए तो जिन कारण से मनीष सिसोदिया और केजरीवाल आज जेल में हैं, वो है कि आपने जो प्राइवेट सेक्टर का मार्जिन बढ़ाया 5% से 12%, वो किसका सुझाव था? अभी ये पता नहीं लग रहा है। सीबीआई ने सारे रिकॉर्ड खंगाले तो कहीं पे भी कोई मिनट्स ऑफ मीटिंग भी नहीं है। ना कोई अधिकारियों के मिनट्स ऑफ मीटिंग है, ना मंत्रियों की, ना मंत्रिमंडल की। तो ये कहां से नंबर आया किसी को नहीं पता। लेकिन निश्चित रूप से जो मनीष सिसोदिया के सेक्रेटरी हैं उनका ये कहना था कि केजरीवाल के घर पे एक मीटिंग हुई और उसमें केजरीवाल ने एक कागज मनीष सिसोदिया को दिया और सिसोदिया को ये कहा कि आप अपने स्टाफ को बोलिए कि जैसा इस कागज में लिखा हुआ है वैसी पॉलिसी बनाई जाए। इसका मतलब 5% से 12% जो मनीष सिसोदिया ने अपने अधिकारियों को कहा वो केजरीवाल की कंसेंट से और उनके निर्देश पर हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि क्या इस घोटाले में, जिसमें 338 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट ने भी माने हैं, ये जो एडिशनल उगाई हुई प्राइवेट ट्रेडर्स के लिए, क्या इसमें केजरीवाल का हाथ नहीं है या सिर्फ मनीष सिसोदिया का हाथ है? क्योंकि मनीष सिसोदिया ने जो कागज टाइप करने के लिए अपने सेक्रेटरी सी अरविंद को दिए थे वो तो केजरीवाल के कहने पे ही दिए थे। अब मनीष सिसोदिया को ये बताना होगा कि जो 5% से 12% कमीशन हुई, क्या वो केजरीवाल को पता था या नहीं, या ये मनीष सिसोदिया ने बगैर केजरीवाल से पूछे किया? अब ये सवाल सिसोदिया को देना है और यही सवाल, इसका जवाब मनीष सिसोदिया के साथ साथ केजरीवाल को भी देना होगा।
दूसरा सबसे बड़ा ये था कि जो L1 लाइसेंस है, जो एक्सपर्ट कमेटी की एक्साइज डिपार्टमेंट में जो कमेटी बनी थी, उन्होंने ये कहा था कि L1 लाइसेंस सिर्फ सरकारी डिपार्टमेंट को ही मिलना चाहिए, क्योंकि लीकर के धंधे में मार्जिन बहुत है, घपला हो सकता है और कम से कम आपको ये भी पता नहीं लग पाएगा कि कितनी शराब बिकी। तो इसलिए L1 लाइसेंस सिर्फ सरकारी डिपार्टमेंट को, जो आपका टूरिज्म डिपार्टमेंट है या और भी कोई कंसर्न एजेंसी है, उसी को दिया जाए। रिटेलिंग आप प्राइवेटाइजेशन में दे सकते हैं, लेकिन L1 लाइसेंस की कंडीशन को केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल ने नहीं माना और उस एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और एक नई रिपोर्ट बनवाई गई, जिसके आधार पर यह पॉलिसी बनी। अब सवाल इस बात का है कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट को खारिज करने का आदेश किसने दिया था? क्या ये मनीष सिसोदिया ने अपनी मर्जी से किया? अब ये सिसोदिया को जवाब देना होगा। या उस रिपोर्ट को खारिज केजरीवाल की मर्जी से किया गया? ये बात या तो केजरीवाल का जवाब होगा या मनीष सिसोदिया को बताना होगा कि किसके कहने पे एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट को खारिज किया गया। तो ये दो भयंकर मुद्दे हैं जिसके कारण ये पूरा घोटाला हुआ। और तीसरी जो चीज है वो थी कि जो इनएलिजिबल कैंडिडेट थे, जब आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं तो आपने जो कंडीशन रखी कि कम से कम आपको 15 करोड़ रुपए देने होंगे एज ए लाइसेंस फी। जब आप लाइसेंस फी दे रहे हैं और जो पहले आप लाइसेंस फी लेते थे वो करीब 15 लाख के आसपास थी, अब 5 करोड़ की जो आपने लाइसेंस फी कर दी, उससे सवाल अब ये खड़ा हो गया कि जितने छोटे व्यापारी थे वो तो बाजार से बाहर हो गए। इसका मतलब एक मोनोपोली क्रिएट हुई या एक आप कह सकते हैं कि ओलिगोपोली क्रिएट हुई, जिसमें 2 या 3 ही बड़े व्यापारी रह गए और उन्होंने कार्टेल बनाया और मन मर्जी से रिटेल प्राइस और ट्रांजैक्शन प्राइस रखे। और इसी कारण से 1 फ्री 1 बाय के चक्कर में, मतलब एक खरीदो और एक मुफ्त का जो स्कीम निकाली गई, बाय 1 फ्री, उस चक्कर में दिल्ली में शराब बेतहाशा बिकी और हालत यह हुई कि दिल्ली से शराब स्मगल होकर आसपास के राज्यों में भी जाने लगी। ये जो पॉलिसी थी ये इसी तहत हुई क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं रहा। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही थी कि क्वालिटी कंट्रोल कौन करेगा। इस पे भी ट्रेडर्स को या प्राइवेट सेक्टर को छूट दे दी गई कि आप सेल्फ सर्टिफाई करें। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस पूरे घोटाले में जिस कारण से ये शराब घोटाला सामने आया और एलजी ने सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के आदेश दिए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये था कि इसमें राज्य सरकार का नुकसान हो रहा था। और जब बात आती है करप्शन की, तो करप्शन में ये होता है कि आप सरकार का फायदा छोड़कर किसी प्राइवेट ट्रेड को फायदा पहुंचाते हो, जिसको आप अनड्यू या अनलॉफुल गेन की बात करते हो, वहां पे करप्शन माना जाता है। इस स्थिति में जो 3 कंडीशंस केजरीवाल ने बताई बिल्कुल सही है, वो उनके हिसाब से एक मैनेजमेंट के इश्यूज थे। लेकिन जो रेवेन्यू के इश्यूज थे जिसके कारण इतना बड़ा घपला या घोटाला हुआ, वो सुझाव किसके थे? पहली बात। दूसरा, जब ये सुझाव डॉक्यूमेंट में लिखकर कैबिनेट में गए अप्रूवल के लिए, क्या उस समय केजरीवाल को नहीं पता था कि उसमें ऐसे भी सुझाव हैं या बदलाव किए गए हैं जो उनकी मर्जी के खिलाफ हैं या जिनके आदेश उन्होंने नहीं दिए? अगर केजरीवाल को ये पता था कि हाँ उसमें बदलाव हुए हैं, तो उन्होंने उन गलत बदलावों को रोका क्यों नहीं? क्या उनका कंसेंट था इन बदलावों में? अगर ये बात समझ में आ जाती है तो पता लगता है कि ये पूरा प्रपोजल चीफ मिनिस्टर के आदेश के हिसाब से ही गया, क्योंकि बगैर चीफ मिनिस्टर की कंसेंट के तो सीधी सी बात है कि आप किसी भी तरह का कोई काम कर ही नहीं। इसीलिए इस बात को मानना पड़ेगा कि जो शराब घोटाला हुआ इसके पीछे कई लोग शामिल थे और बगैर चीफ मिनिस्टर और कंसर्न मिनिस्टर, रेवेन्यू मिनिस्टर जो उस समय मनीष सिसोदिया थे, उनकी कंसेंट के बगैर ये प्रपोजल ना तो कैबिनेट तक जाता, ना अप्रूव होता और ना एलजी उसका अनुमोदन करते। तो इसका मतलब ये है कि अब आने वाले दिनों में सीबीआई को इन बेसिक सवालों के जवाब ढूंढने होंगे कि जो घोटाले वाली क्लॉजेस थी ये किसका आइडिया था, केजरीवाल का
या मनीष सिसोदिया का? दोस्तों, आपको क्या लगता है ये किसके आइडिया होंगे? क्या केजरीवाल के या मनीष सिसोदिया के, या दोनों को मिलके अपनी पार्टी के लिए पैसा इकट्ठा करना था इसलिए ये सुझाव बनाए गए, दिए गए और पॉलिसी में डाले गए? आपका क्या कहना है? आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि दिल्ली की जो पॉलिसी बनी और उसमें जो घपला हुआ उसके पीछे आपको कौन मास्टरमाइंड लगता है? क्योंकि केजरीवाल ने तो कहा कि मैंने तो ऐसे सुझाव नहीं दिए थे, तो इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन होगा? क्या चीफ मिनिस्टर के ऊपर भी कोई है जो दिल्ली की पॉलिसी बनाता है और उसको चीफ मिनिस्टर भी मना नहीं कर सकता? आपके जो भी विचार हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।